हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित सुपर 100 क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? और आपका ये 45 दिन का लॉकडाउन पीरियड कैसे चल रहा है? क्योंकि एग्ज़ाम तो होंगे ही, वो फिर यूपी टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, कोई भी अदर स्टेट के शिक्षा विभाग से जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो तो होंगे ही। अभी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो एग्ज़ाम तो होंगे, इसलिए घर बैठे आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र। मैंने पढ़ा दिया था, अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था पर्यावरण में पेड़ पौधे। अब नेक्स्ट है अपन का पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? इको सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? इको सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना या फिर इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टॉन्सले ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र है क्या? तो पारिस्थितिक तंत्र में बताती हूँ। इसमें जैविक एवं अजैविक घटक जो होते हैं, जैविक घटक जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे जो लिविंग थिंग्स हैं, और जैविक घटक जिनके बिना हमारा जीवन असंभव, जैसे जल, नदी, पहाड़, ये सब क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक कहला जाएंगे। तो जैविक एवं अजैविक घटकों का जो आपस में क्रियाएं होती हैं, जो आपस में संक्रियाएं होती हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। तो हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। भौतिक तंत्रों का एक संगठक जिसमें जैविक व अजैविक वृत्तीय तंत्र होते हैं। जैविक व अजैविक क्या होते हैं? वृत्तीय तंत्र, जो आपस में सर्किल के रूप में होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। और परितंत्र एक कार्यशील इकाई है, इसमें क्या क्रियाएं होती रहती हैं, एक दूसरे पर निर्भर है जैविक एवं अजैविक घटक। इसका अपना गतिक रूप होता है। और परितंत्र की संरचना में दो रूप होते हैं। तो पहला क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है, या फिर जीवोम उसी को कहते हैं। सजीव जंतु, पौधे व सूक्ष्म जंतु और बड़े बड़े जंतु, जो भी बड़े और छोटे जंतु हैं और जो कि सजीव हैं, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? जीवोम। और दूसरा है क्षेत्र या निवास स्थान। क्षेत्र निवास स्थान जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जीवों के रहने का स्थान जैसे कि तालाब, वन, नदी, मरुस्थल, सागर आदि, जहाँ पे जीव रहते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, आवास प्राप्त करते हैं, तो वही क्या कहला जाता है? उनका रहने का स्थान या निवास स्थान कहलाता है। तो अब परितंत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो हम देख लेते हैं परितंत्र के प्रकार। निवास स्थान के आधार पर, निवास जितने प्रकार के हम निवास में जीव जंतु व मनुष्य रहते हैं, तो वो निवास स्थान के आधार पर परितंत्र कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है? पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है जलीय भाग, यानी कि जो सरफेस एरिया में रहते, जैसे घास का मैदान हो गया, रेगिस्तान परितंत्र हो गया, वन परितंत्र हो गया, घास का मैदान व ध्रुवीय स्थलीय परितंत्र। फिर दूसरा पारितंत्र क्या होता है? जलीय भाग, मतलब जल में जो जीव जंतु रहते हैं। तो समुद्री पारितंत्र, जीव जंतु पेड़ पौधे सब रहते हैं। तालाब पारितंत्र, नदी पारितंत्र, झील पारितंत्र। तो परितंत्र कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र और जलीय भाग। जलीय भाग में अपने ये अंतर्गत आते हैं चार, और क्या हो गया? पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। अब परितंत्र के घटक, तो पारितंत्र के घटक कितने होते हैं? जैविक घटक हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है? अजैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या होता है? जिसमें जीवन पाया जाता है, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास होता है उनका, तो वो क्या कहला गया? जीवन पाया जाना, या फिर जैविक घटक कहलाता है। दूसरा क्या है? अजैविक घटक। तो पहले देख लेते हैं जैविक घटक में क्या क्या आता है। तो जैविक घटक में आता है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर अजैविक घटक में क्या आता है? जीवित रहने के लिए जीवों के आवश्यक तत्व, जैसे नदी, तालाब, ये सब मनुष्य या जानवरों की मुख्य आवश्यकता होती है। तो ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक। उत्पादक, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण व रसायन संश्लेषण की क्रिया दोनों होती है। यानी कि हरे पौधे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारा सूर्य, सन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हरे पौधे क्या करते हैं? उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और सर्वाधिक ऊर्जा अवशोषित करते हैं। और हरे पौधे क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या होता है? उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर्स।
परपोषी, इसके अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? परपोषी मतलब जो स्वयं भोजन का निर्माण ना करें, दूसरों पर आश्रित रहें, यानी जो अपना भोजन एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता 4 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये चतुर्थ उपभोक्ता यहाँ पे लिखा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इनके उदाहरण अभी मैं नहीं बता रही, आगे चल के इनका उदाहरण मैं बताऊंगी। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? सर्वोच्च मांसाहारी, उत्पादक व उपभोक्ताओं दोनों से जो भोजन प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं? उत्पादक व उपभोक्ता दोनों से प्राप्त करते हैं, तो कैसे कहलाते हैं? चतुर्थ उपभोक्ता कहला। और शाकाहारी का मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था, तो शाकाहारी में कौन कौन से आते हैं? तो शाकाहारी के अंतर्गत हमारे आते हैं हरे पौधे, हरे पौधे तो उत्पादक कहलाते हैं। शाकाहारी के अंतर्गत है खरगोश हो गया, हिरण हो गया, गाय हो गई, ये सब क्या खाते हैं? घास का सेवन करते हैं। गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो ये क्या हो जाती है? हमारी प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या कहलाता है? द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, सांप हो गया। सांप किसको खाता है? टिड्डे को खाता है। टिड्डा किस में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। और द्वितीयक उपभोक्ता में सांप आ जाता है, तो सांप क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। बिल्ली, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में क्या आता है? तृतीयक उपभोक्ता में आता है बाज, मोर, ये सब क्या किस में आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता में। और चतुर्थ उपभोक्ता में जो इन दोनों का सेवन करता है, वो चतुर्थ उपभोक्ता में आते हैं। अब हमारा अगला नंबर क्या होता है? अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जो जीवों के मृत शरीर को, जो जीव अगर मर जाते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जीव जो जीवित जीव रहते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अपघटकों का काम क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देना। तो जब कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ किसमें? मृदा में उपस्थित हो जाते हैं। फिर उसमें जब कोई भी पेड़ पौधा लगाया जाता है, फिर नाइट्रोजनीकृत होती है, फिर वो अकार्बनिक पदार्थ किसमें बदल जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ में। तो अपघटन का मुख्य काम होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। फिर अभी हमने अजैविक घटक अब पढ़ेंगे। अभी जैविक घटक के प्रकार पढ़े थे, अब अजैविक घटक के। तो जैविक घटक के क्या थे? प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और अजैविक घटक के क्या हो जाएंगे? कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, भौतिक घटक। तो कार्बनिक घटक में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक घटक में जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है। तो कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कार्बनिक की उपस्थिति होती है। और अकार्बनिक घटक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन दिख रहा है लेकिन इसमें उपस्थिति कार्बन की नहीं है। H2O जल, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या कैसे घटक है? अकार्बनिक घटक हैं। भौतिक घटक के अंतर्गत क्या आता है? ऊर्जा, ताप, ऊष्मा, जल, प्रकाश, हवा, ये क्या है? भौतिक घटक हैं। अब परितंत्र के घटक और भी हैं। अभी हमने दूसरा टाइप पढ़ा था परितंत्र के घटक का, अब ये अगला टाइप है परितंत्र के घटक का। तो ये परितंत्र के घटक दो होते हैं, स्वपोषी घटक होता है और परपोषी घटक होता है। तो स्वपोषी यानी कि जिसमें स्वयं द्वारा पोषण प्राप्त होता है, ऑटोट्रॉपिक। और जिसमें दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो वो कैसा कहलाता है? परपोषी, हेट्रोट्रॉपिक कहलाता है। तो स्वपोषी घटक सभी वनस्पतियां होती हैं, जो भी वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं स्वयं द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। सभी पौधे और वृक्ष ये सब क्या कहलाते हैं? स्वपोषी घटक कहलाते हैं। अब क्या आता है हमारा? मृतजीवी। तो मृतजीवी के अंतर्गत आता है, ये मृत पौधों तथा जीवों से प्राप्त जैविक तथा पदार्थों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब कि मृत जीवी के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो मृत पदार्थों को खाते हैं, मृत जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो मृत पदार्थों को खाते हैं। जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और परजीवी क्या कहलाते हैं? जो जीवित जीवों पर आश्रित रहते, जो भी जीव जीवित रहते, दूसरे जीवित जीवों पर अपने आहार तथा निर्वाह के लिए निर्भर रहते हैं। जो बड़े बड़े जीव जीवित होते हैं उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे जू हो गया, खटमल हो गया, वो जीवित जीव पर आश्रित हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो जू, खटमल, ये सब क्या है? परजीवी हो गए। फिर प्राणी संभोजी होते हैं, ऐसे होलोजोनिक। इस प्रकार के जंतु अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अपने मुख द्वारा आहार को
ग्रहण कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सारे जो बड़े बड़े जंतु या जानवर होते हैं वो प्राणी संभोजी के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है, तत्व परितंत्र की गतिशीलता। तत्वों और परितंत्र की हमको तत्वों परितंत्र की गतिशीलता, यानी कि ये जो तत्व में परितंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक हैं वो गति कैसे करते हैं, कैसे वो अपना कार्य करते हैं। तो पहला क्या होता है इसमें, जैसे पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता या उपभोक्ता। उपभोक्ता में हमने बताया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इसका डायरेक्ट इस तरह संबंध होता है, उपभोक्ता किस पे आश्रित रहते हैं, पौधे उत्पादकता पर। और ये जो अपघटक होते हैं कार्मिक और अकार्मिक में परिवर्तित, ये दोनों आपस में संबंधित होते हैं। और इनका संबंध किससे होता है, मृदा वायु जल से संबंध होता है, इन्हीं की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और अपघटक का भी इनसे कहीं ना कहीं संबंध होता है। अब परितंत्र की आवश्यकता, तो परितंत्र की आवश्यकता किस प्रकार है या फिर ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादकता, तो प्राथमिक उत्पादकता में पौधे आते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। और इसमें जो ऊर्जा का निर्माण होते हैं, जो पौधे होते हैं जितनी भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उस ऊर्जा को हम उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सकल उत्पादकता। पौधों द्वारा निर्मित कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, सकल उत्पादकता कहलाती है। नेट उत्पादकता क्या कहलाती है, अपने कार्यों के उपयोग करने के बाद बची ऊर्जा क्या कहलाती है, नेट उत्पादकता कहलाती है। जब भी कोई पौधा अपना कार्य संपन्न कर लेता है और फिर उससे जो एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है, नेट उत्पादकता कहलाती है। अब हमने अभी प्राथमिक उत्पादकता पढ़ी थी, प्राथमिक उत्पादकता में सकल उत्पादकता और नेट उत्पादकता पढ़ लिए। अब दूसरा क्या है, द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता में क्या है, प्राणी द्वारा भोजन के पश्चात, भोजन करने के पश्चात जो संचित ऊर्जा को, द्वितीयक जो भी ऊर्जा संचित हो जाती है, एनर्जी जो हमारे वह काम करने में यूज हो जाती है, लेकिन कुछ ऊर्जा क्या होती है, संचित रहती है हमारे शरीर में, तो वो क्या कहलाती है, द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। फिर इसमें भी आ जाता है नेट द्वितीयक उत्पादकता। तो नेट द्वितीयक उत्पादकता क्या है, संचित ऊर्जा में श्वसन के दौरान, श्वसन होता है तो श्वसन के दौरान खर्च की गई ऊर्जा के बाद क्या बचता है, वो द्वितीयक नेट उत्पादकता कहलाती है। श्वसन की क्रिया में एनर्जी लगती है जिसमें भोजन का क्या होता है, एनर्जी, भोजन का रिपल्सिमेशन, भोजन, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, फूड चेन, किसी विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत विभिन्न अवयवों के मध्य के संबंध में सुनिश्चित क्रम को भोजन श्रृंखला कहते हैं। यानी कि इसमें एक निश्चित क्रम होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इसमें जो जीव होते हैं एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके प्रत्येक अवयव अपनी श्रृंखला के नीचे के क्रम के सदस्य पर अपने भोजन पर निर्भर करता है। जैसे कि घास को कौन खाता है, हिरण खाता है या फिर गाय खाती है, तो एक ही निश्चित क्रम, घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा। और फिर क्या है, हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित क्रम हो गया। तो जिसमें एक निश्चित क्रम होता है तो वो क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला के प्रकार, तो खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की है। पहली है परभक्षी श्रृंखला, दो प्रकार तो निश्चित नहीं है, प्रकार कई हो सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, परभक्षी श्रृंखला, तो शाकाहारी से शुष्क होकर सर्वोच्च मांसाहारी की ओर अग्रसर होता है। इसमें शाकाहारी से क्या, कहाँ किस ओर जाता है, मांसाहारी। पहले शाकाहारी जानवर आएंगे उसके बाद क्या, मांसाहारी, जैसे हिरण, भेड़िया, शेर। तो हिरण क्या होता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, फिर भेड़िया मांसाहारी, और शेर क्या होता है, सर्वोच्च मांसाहारी होता है। एग्जाम्पल होगा ये परभक्षी श्रृंखला का। अब दूसरा क्या है, दूसरी श्रृंखला है हमारी, ये श्रृंखला छोटे जीवों से शुरू होती है, जैसे माइक्रो, तो बैक्टीरिया। तो ये श्रृंखला छोटे जीवों से शुरू होती है और बड़े जीवों के लिए अग्रसर होती है। तो कैसे हो गया, इसमें टिड्डे हो गए, सांप हो गया और मयूर। तो टिड्डे को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, मयूर खाता है। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक। अब अगला क्या है हमारा, परजीवी।
तो परजीवी के अंतर्गत क्या आते हैं, शाकाहारी से शुरू होती है। यह क्रिया किससे शुरू होती है, शाकाहारी से। अनुक्रम कैसे बना होता है, बड़े जीवों से छोटो जीवों में होता है। इसमें जो बड़े बड़े जीव होते हैं तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं परजीवी के रूप में इनमें चिपके हुए होते हैं या फिर इनसे भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें बड़े बेजुबान व छोटे परजीवी होते हैं। बड़े जीव होते हैं और परजीवी के रूप में कैसे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि कृमि हो गए छोटे छोटे, जू हो गए और खटमल, ये जैसे कि भैंस या फिर गाय के से एनर्जी प्राप्त करते हैं। आज का हम पारिस्थितिक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कल होगा तालाब परितंत्र और इसके आगे का